हाँ जी, ये आपका आज नया यूनिट है, यानी सहायक भैया सब्सिडरी बुक। देखिए, लास्ट वीडियो में जनरल के बारे में पढ़ा था, ठीक है? आज पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की सहायक भैया होती है, यानी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है? फिर उनको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उनके प्रारूप कौन-कौन से होते हैं, इनके मेजर कार्य कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? और जो मुख्य जनरल होती है, वो कैसे तैयार की जाती है, ठीक है? उसमें किस प्रकार से एंट्री की जाती है, समायोजन प्रविष्टियाँ कैसे करते हैं, ठीक है? और लास्ट में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, फर्स्ट बात करते हैं सहायक भैया होती क्या है? इनका प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए, छोटे व्यापारी के लिए एक जनरल ही पर्याप्त होती है। देखिए, जो छोटा व्यापारी होता है, बिज़नेसमैन होता है, क्योंकि उसका व्यापार छोटा होता है, ज़्यादा उसका कोई टर्नओवर होता नहीं है, उसके पास में रिसोर्सेज की कमी होती है या जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि उसके पास छोटा व्यापार है तो स्वाभाविक है छोटे व्यापार में कम ट्रांजैक्शन होंगे, कम लेन-देन होंगे, तो उस संबंध में एक ही जो भई होती है, सहायक भई वो पर्याप्त होती है, ठीक है? उसको जनरल कहा जाता है। अब जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके लेन-देन काफ़ी मात्रा में होते हैं, काफ़ी संख्या में होते हैं, तो एक जनरल से उनकी आवश्यकताएँ फुलफिल नहीं हो सकती, इसके लिए या इस हेतु सहायक भैया रखनी होती है। अब वो सहायक भैया कौन-कौन सी रखते हैं, वो अभी देखेंगे। अनेक सहायक पहियों को रखने की प्रणाली जनरल का उपविभाजन कहलाती है, यानी अनेक सहायक पहियों को रखने की प्रणाली को ही जनरल का सब क्लासिफिकेशन कहते हैं या उपविभाजन कहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि सहायक पहियाँ कितने प्रकार की होती है। देखिए, जो सब्सिडरी बुक्स होती है वो 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 8 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी केस बुक एंड रोकड़ बही, सेकंड है आपकी क्रय बही एंड परचेज बुक, थर्ड है आपकी विक्रय बही एंड सेल्स बुक, नेक्स्ट है आपकी क्रय वापसी बही एंड परचेज रिटर्न बुक, नेक्स्ट है विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक, फिर आपकी प्राप्य बिल बही एंड बिल्स रिसीवेबल बुक, फिर आपकी नेक्स्ट है दे बिल बही यानी बीपी, इसको बिल्स पेबल कहते हैं, और लास्ट आपकी मुख्य जनरल। अब इसमें वन बाय वन देखेंगे, ऐसे तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि रोकड़ बही क्या होती है, क्रय बही क्या होती है, विक्रय बही क्या होती है, और जो जितने भी 8 प्रकार की बही हैं वो बता रखा है। फिर भी दोबारा इसका रिवाइज करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि रोकड़ बही में कौन से लेन-देन होते हैं। देखिए, रोकड़ बही में सिर्फ जो नकद के लेन-देन होते हैं, आपने कोई भी मशीनरी खरीदी या कोई माल खरीदा या कोई अन्य इक्विपमेंट व्यापार के लिए खरीदे, सिर्फ इसमें जो भी नकद से संबंधित ट्रांज़ैक्शन या सौदे किए जाते हैं, वो केवल रोकड़ बही में ही किए जाते हैं, ठीक है? अब बात करें नेक्स्ट क्रय बही की, ठीक है? जो भी माल आप परचेज़ करते हो, वो क्रय बही में आता है। जो भी माल आप सेल्स करते हो, वो विक्रय बही के माध्यम से उसमें एंट्री होती है, यानी उसका लेखा विक्रय बही में रखा जाता है। अब क्रय वापसी बही की बात करें, ठीक है? तो मान के चलो आपने कोई माल किसी को बेचा, ठीक है? अब उस माल में किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खामी है या जो भी कारण है, अगर वो माल वापस लौटा दिया जाता है, तो वो क्रय वापसी बही में उसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है? विक्रय वापसी बही इसका विपरीत हो जाता है, और प्राप्य बिल बही यानी जो बिल्स होते हैं, वो पढ़ेंगे इनका यानी केस बुक को और बीपी को और बीआर को नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएँगे उसमें पढ़ेंगे कि रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है, और जो बिल्स रिसीवेबल बही होती है वो क्या होती है, और बीपी बही क्या होती है वो नेक्स्ट में अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट में आती है आपकी मुख्य जनरल यानी प्रॉपर जनरल, ठीक है? अब जो मुख्य जनरल होती है इनकी बात कर चुके हैं, रोकड़ बही में क्या लिखते हैं, क्रय बही में क्या लिखते हैं, विक्रय बही में क्या लिखते हैं, और परचेज रिटर्न में क्या लिखते हैं, सेल्स रिटर्न में किसकी एंट्री होती है, ठीक है? और बीपी की और जो बीआर की नेक्स्ट में पढ़ेंगे अलग से। और मुख्य जनरल होती है, मुख्य जनरल में सामान्यतः कौन-कौन सी एंट्री की जाती है, तो मुख्य जनरल में इनके अलावा जो भी ट्रांज़ैक्शन होते हैं, जैसे ओपनिंग एंट्री करनी है, क्लोजिंग करनी है, समायोजन करने हैं, और इसके अलावा ट्रांसफर एंट्री करनी है और रेक्टिफिकेशन करना है, इसके अलावा कोई विविध एंट्री करनी है, वो मुख्य जनरल के माध्यम से की जाती है। अब उसको वन बाय वन देखेंगे, लेकिन जो प्रॉपर देखेंगे, जो प्रारंभिक एंट्रियाँ होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है, ट्रांसफर एंट्री होती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है, और जो ट्रांसफर एंट्रियाँ होती है, यानी इसके अलावा जो अदर एंट्रीज़ होती है, उनको जो फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, उनमें उनको अच्छी तरह से देखेंगे। अभी तो आपका ये ब्रीफ है केवल। अब बात करते हैं रोकड़ बही की। देखिए, समस्त नकद व्यवहारों का लेखा रोकड़ बही में किया जाता है, अभी बात कर चुके हैं। अब इसमें जो कैश बुक होती है, वो सामान्यतः आपकी 4 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है साधारण रोकड़ बही होती है, सिंगल या सिंपल कैश बुक होती है। एक होती है आपकी 2 खाने वाली यानी 2 कॉलम, जिसमें ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन होते हैं, तो 2 खाने वाली कैश बुक तैयार करेंगे। और नेक्स्ट होती है आपकी 3 खाने वाली यानी 3 कॉलम कैश बुक होती है, और लास्ट होती है आपकी लघु रोकड़ बही, यानी इसको पेटी कैश बुक भी कहा जाता है। लघु रोकड़ बही को पेटी कैश बुक भी कहा जाता है। इसमें जो
छोटे-मोटे खर्चे होते हैं, ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उसका लेखा दिन-प्रतिदिन इस रोकड़ बही के माध्यम से किया जाता है और इसमें कई प्रकार के खाने होते हैं, ठीक है? इसलिए इसको लघु रोकड़ बही भी कहा जाता है। अब जो ये केस बुक है, इसका सेपरेट वीडियो बनाएँगे केस बुक का, ठीक है? उसमें साधारण रोकड़ बही कैसे तैयार करते हैं, 2 खाने वाली कैसे तैयार करते हैं, 3 कॉलम की कैसे प्रिपेयर करते हैं और लघु रोकड़ बही यानी पेटी केस बुक कैसे बनाते हैं, इसका कौन-कौन सी यूटिलाइज़ेशन होती है, वो विस्तार से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट बात करें परचेज़ बुक की। यानी माल के उधार क्रय का लेखा परचेज़ बही में होता है। साथियों ध्यान रखें जो माल के उधार आप जो भी माल उधार खरीदेंगे, उसका लेखा सिर्फ़ क्रय बही में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? परचेज़ बुक में किया जाएगा। क्रय बही को बीजक बही यानी जो परचेज़ बुक होती है आपकी उसको बीजक बही यानी इनवॉइस बुक एवं खरीद बही भी कहा जाता है। इसमें लेखा बीजक या प्राप्त बिलों से होता है, यानी जो क्रय बही होती है आपकी, उसमें जो अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है, वो इनवॉइस या जो आपको जो प्राप्त बिल होते हैं, उसके माध्यम से होता है, ठीक है? अब इसके प्रारूप की या प्रोफार्मा की बात करते हैं, यानी क्रय बही का प्रारूप क्या होता है? देखो, अब इसमें सर्वप्रथम आपकी डेट हो जाएगी, फिर पार्टिकुलर्स हो जाएगा, फिर इसमें आई या इनवॉइस नंबर आ जाएगा, फिर एल ऑफ लेजर फोलियो आ जाएगा, फिर अमाउंट में आपका आ जाएगा। इसमें डेबिट और क्रेडिट वाला सिस्टम नहीं होता, जनरल का प्रारूप लगभग ऐसा ही होता है, पर जनरल में डेबिट और क्रेडिट अलग से होते हैं, जबकि जो क्रय बही का प्रारूप है, विक्रय बही का प्रारूप है, सभी सभी का आगे देखेंगे कैसे होता है। तो इसमें पहले सर्वप्रथम डेट आ जाएगी। अब डेट में सर्वप्रथम वर्ष लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में ये एंट्री क्या है कि यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, तो इसको मैं बताता हूँ इसमें क्या आएगा। इनवॉइस नंबर आ जाएगा, फिर लेजर फोलियो आ जाएगा, फिर अमाउंट में आपको एक कॉलम में तो डिटेल से लिखना है, विवरण देना है कि आपने इतनी यूनिट्स इतनी दर से खरीदी, ठीक है? वो यूनिट्स का नाम आ जाएगा, फिर उसे टोटल राशि नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगी। अब इसको देखते हैं, ये प्रारूप देख चुके हैं, कैसे प्रारूप बनता है। अब इसमें नोट दे रखा है, देखिए, अब पर्टिकुलर्स में आपका क्या आएगा? पर्टिकुलर्स में आप पर्टिकुलर जितना भी माल परचेज़ कर रहे हैं, कितना माल परचेज़ कर रहे हैं, कितनी यूनिट कर रहे हैं, कितनी तारीख को कर रहे हैं, प्रत्येक डेट वाइज़ जितनी भी बार आपने मान के चलो महीने में 20 बार आपने माल खरीदा, तो 20 जिस तारीख को खरीदा, उस डेट के सामने जो भी आपने यूनिट्स परचेज़ की है, जो भी माल आपने परचेज़ किया है, कितनी मात्रा में किया है, कितनी क्वांटिटी है उसमें और कितने यूनिट्स हैं, उसको लिख देंगे ईच, ठीक है? 500 आपने यूनिट की है, 1 यूनिट आपकी ₹100 की है, तो 500 इंटू ईच 100 कर देंगे, ठीक है? ऐसे-ऐसे जितनी तारीख को आप जो माल परचेज़ कर रहे हैं, वो आ जाएगा। इसमें इनवॉइस नंबर आ जाएगा, एलएफ आ जाएगा और जो अमाउंट है, उसको डिटेल्स में लिख देंगे और जो लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करने के समय टोटल राशि टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे। अब इसमें नोट दे रखा है, इस बही का कभी भी शेष नहीं निकाला जाता। देखिए साथियों, जो परचेज़ बुक होती है, जितनी भी सहायक बही अभी बात कर रहे हैं ओनली परचेज़ बुक की, तो परचेज़ बुक का कभी भी शेष नहीं निकालते हैं, बल्कि कुल योग के सामने परचेज़ अकाउंट डेबिट लिखकर बंद कर दिया जाता है। यानी इसका कभी जो बहियाँ होती हैं, उनका योग नहीं निकाला जाता है, योग सिर्फ़ अकाउंट्स का निकाला जाता है, यानी खातों का योग निकाला जाता है। अब खाते कब कब बनते हैं? जब इनकी पोस्टिंग लेज़र में कर दी जाती है, जब इनका शेष निकाला जाता है, तो उनको खाता कहा जाता है, ठीक है? अब इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसे मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, पर भी मैं पुनः आपको बताता हूँ कि जो ये 8 प्रकार की बहियाँ होती है, परचेज़ बही होती है, जो परचेज़ आपकी क्रय बही है, उसका बैलेंस डीआर होता है, ठीक है? सेल्स बही का यानी विक्रय बही का आपका बैलेंस सीआर होता है और परचेज़ रिटर्न का आपका सीआर होगा, इसका विपरीत हो जाएगा। सेल्स रिटर्न का आपका डीआर हो जाएगा, बीआर का आपका डीआर बैलेंस हो जाएगा और बीपी का आपका सीआर हो जाएगा और कैश बुक का आपका डीआर बैलेंस होता है, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें आगे, यानी मल्टी कॉलम बही, क्रय बही, यानी कई बार क्या होता है कि कोई व्यापारी कई अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं को परचेज़ करता है या व्यापार करता है उसका, तो उस संबंध में उसे मल्टी कॉलम बही तैयार करनी होती है, यानी मल्टी परचेज़ बुक उसे तैयार करनी होती है। तो बड़े व्यापारी द्वारा अलग-अलग प्रकार की वस्तुएँ काफ़ी मात्रा में क्रय किए जाने हेतु स्तंभाकार क्रय बही यानी मल्टी कॉलम परचेज़ बुक तैयार करनी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रय बही यानी परचेज़ बुक एवं परचेज़ अकाउंट में कौन-कौन से डिफरेंस होते हैं। देखिए, पहले बात करें फर्स्ट क्रय बही की यानी परचेज़ बुक की, तो इसमें प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहा जाता है इसे, क्रय बही को। इसमें डीआर सीआर नहीं होते हैं, जैसे आप ऊपर प्रोफ़ार्मा देख चुके हैं। इसमें केवल उधार क्रय को ही लिखा जाता है या जो उधार आप माल खरीद रहे हैं, उसका लेखा सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रय बही में करेंगे। इसमें शेष नहीं निकाला जाता है, बल्कि योग किया जाता है, ठीक है? वो अभी देखते हैं कैसे योग करते हैं।
अब बात करें परचेज अकाउंट की, तो ये एक खाता होता है, यानी जो क्रय बही तो एक तरीके से प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, जबकि क्रय परचेज अकाउंट होता है वो एक तरह से अकाउंट एंड खाता होता है, जो खाता बही में खोला जाता है। अभी बात कर चुके हैं, लेजर में खोला जाता है, ठीक है। इसमें डीआर और सीआर होते हैं, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट इसमें होता है। और जो परचेज अकाउंट होता है उसमें उधार एवं नकद दोनों का लेखा किया जाता है, जबकि परचेज बही में या क्रय बही में सिर्फ उधार का ही लेखा किया जाता है, जबकि क्रय खाते में उधार एवं नकद दोनों का लेखा किया जाता है। और जो क्रय अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट होता है, उसका शेष निकाला जाता है, जबकि क्रय बही का शेष नहीं निकाला जाता, केवल योग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विक्रय बही की यानी सेल्स बुक की। ऊपर बात कर चुके हैं परचेज बुक की, अब बात करेंगे सेल्स बुक की, यानी उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। परचेज बही में तो जो उधार माल खरीदा जाता था उसका लेखा किया जाता है, जबकि सेल्स बुक में उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। अब इसमें नोट दे रखा है एक, यानी संपत्तियां असेट्स असेट्स की जो स्थायी संपत्ति हो या चालू संपत्ति हो, इसको इसमें कोई शामिल नहीं करते हैं, यानी माल में संपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह माल की श्रेणी में नहीं आता है। मैं बता चुका हूं कि माल सिर्फ जो व्यापार जिस वस्तु का निर्माण करता है, जिस वस्तु को व्यापारिक उद्देश्य हेतु क्रय या विक्रय करता है, वही माल कहलाता है, ठीक है। अब ग्राहकों से प्राप्त आदेश को इनवार्ड्स ऑर्डर बुक में लिखा जाता है, यानी ग्राहकों से प्राप्त आदेश को लिस्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है कुल योग के सामने सेल्स अकाउंट शेयर लिखा जाता है। अभी जो परचेज बुक की बात की थी उसमें कुल योग किया था, उसके सामने परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं, तो इसका बैलेंस जो बैलेंस होता है वो बैलेंस के हिसाब से लिखते हैं। मैं बैलेंस में बता चुका हूँ आपको कि क्रय बहियों का कौन कौन सा बैलेंस होता है। अब कुल योग के सामने सेल्स बुक अकाउंट लिख के सीआर लिखा जाता है, यानी विक्रय बही के मामले में। नेक्स्ट बात करें क्रय वापसी बही यानी परचेज रिटर्न बुक की, तो माल में कुछ तकनीकी खामी या आदेशानुसार न होना एवं मूल्य छूट में कमी के कारणों से वापस कर दिया जाता है, यानी माल में किसी प्रकार की कोई तकनीकी डिफेक्ट है या कोई अन्य कारण है, माल आदेशानुसार नहीं नहीं हो या मूल्य ज्यादा लगा हो, छूट में कमी हो, यानी कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो उस संबंध में क्रय वापसी बही में जो लेखा होता है, अब इसमें क्रय बही जैसा ही प्रारूप होता है, यानी जो क्रय वापसी बही है उसका प्रारूप जो परचेज बुक होती है उसके जैसा ही होता है, लेकिन बीजक संख्या यानी इनवॉइस नंबर के स्थान पर यहाँ पर क्रेडिट या वाउचर संख्या लिख दी जाती है, यानी जो आप बीजक संख्या लिखेंगे परचेज बुक में, ठीक है, वहां पे तो आप बीजक संख्या लिखेंगे, अब यहाँ पे उसके स्थान पर क्रेडिट या वाउचर संख्या लिखी जाती है। नेक्स्ट है इसे बंद करते समय परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर लिखा जाता है, यानी परचेज रिटर्न का बैलेंस सीआर होता है, तो इसको बंद करेंगे तो उसके सामने योग लगाएंगे, तो जब लिख देंगे नीचे परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें विक्रय वापसी बही की यानी सेल्स रिटर्न बुक की, ये इसका विपरीत होता है। जब माल वापस क्रेता द्वारा आदेशानुसार किस्म या छूट या मूल्य एवं गुणवत्ता के अनुसार प्राप्त नहीं होता है तो माल वापस कर दिया जाता है, ठीक है। इसका इसके लेखा विधि परचेज रिटर्न बुक की तरह ही होती है, यानी विक्रय वापसी बही है उसकी जो लेखा विधि होती है वो परचेज रिटर्न बुक की तरह ही होती है, ठीक है, सेम तरह से होती है। केवल अकाउंट को बंद करते समय सेल्स रिटर्न अकाउंट की यानी अकाउंट्स को बंद करेंगे उस समय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे सेल्स अकाउंट रिटर्न डेबिट लिख देंगे, यानी सेल्स रिटर्न जो बही होती है उसका शेष डेबिट होता है। नेक्स्ट बात करें मुख्य जनरल की, प्रॉपर जनरल। अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मुख्य जनरल एंड प्रॉपर जनरल, जिन व्यवहारों का लेखा अन्य सहायक बहियों में नहीं होता है उसका लेखा इसमें होता है, यानी अगर आपने माल उधार खरीदा है तो आप परचेज बुक में कर देंगे, अगर आपने उधार माल बेचा है तो सेल्स बुक में कर देंगे, अगर आपने माल लौटाया है तो परचेज रिटर्न में कर देंगे, अगर आपको दूसरे दिन माल लौटाया है तो सेल्स रिटर्न में कर देंगे, ठीक है। और नगद माल जो भी नगद ट्रांजेक्शन आपने किए हैं वो कैश बुक में कर देंगे, और बिल्स रिसीवर संबंधी जो भी ट्रांजेक्शन है वो बीआर बही में करेंगे, और जो बीपी संबंधी जो भी ट्रांजेक्शन है बिल्स पेबल के वो बीपी वाली बही में कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो मुख्य जनरल बही होती है आपकी लास्ट, उसका लेखा जिन सहायक बहियों में नहीं होता है उसका लेखा इस बही में किया जाता है, ठीक है। अब नोट देखा इसमें इसमें निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा किया जाता है, वो देखते हैं वन बाय वन। देखिए इसमें कौन कौन से लेखे होते हैं। तो फर्स्ट तो आपका इसमें प्रारंभिक एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री इसमें की जाती है, अभी समझेंगे ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ठीक है। लास्ट फिर आगे की जाती है, क्लोजिंग एंट्री इसमें होती है, एडजस्टमेंट एंट्री इसमें होती है, ट्रांसफर एंट्री इसमें होती है, रेक्टिफिकेशन एरर की एंट्री इसमें की जाती है, तो लास्ट में जो विविध एंट्रियां होती है वो भी सिर्फ मुख्य जनरल के माध्यम से की जाती है, ठीक है, अन्य बहियों में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए प्रारंभिक प्रविष्टि किसे कहते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि वो प्रविष्टि होती है जो अंतिम वर्ष में आपका जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को ट्रांसफर करके आप नेक्स्ट ईयर में जब अकाउंट्स ओपन करते हैं उस क्लोजिंग बैलेंस को आप नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे, तो वो एक तरह से आपके लिए प्रारंभिक एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और अंतिम एंट्री है जो वर्ष के अंत में जो एंट्रियां होती है वो अंतिम होती है, और जो
आपके प्रारंभिक वर्ष में अगर वो या क्लोजिंग एंट्री आगे चली जाएगी तो ओपनिंग एंट्री हो जाएगी। समायोजन अगर किसी प्रकार कोई समायोजन करना है एंट्री में एडजस्टमेंट करना है, एंट्री गलत हो गई या राशि ज़्यादा हो गई तो उनको डेबिट क्रेडिट क्रेडिट करके उनका समायोजन करते हैं। ट्रांसफर एंट्री यानी जो जो अकाउंट्स होते हैं उनके शेयर्स को आगे ट्रांसफर करना, अशोधित सुधार किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री के माध्यम से उन्हें दूर किया जाता है। और विविध प्रकार की एंट्रियाँ होती है जैसे माल चोरी हो जाना, बाढ़, भूकंप एक्सेट्रा जो भी हो, वो एंट्रियाँ सिर्फ प्रॉपर जर्नल के माध्यम से की जाती है। अब देखते हैं इनको वन बाय वन। प्रारंभिक प्रविष्टि को देखते हैं। देखिए, लेखा अवधि की समाप्ति पर वास्तविक और व्यक्तिगत खातों का शेष निकाला जाता है। साथियों ध्यान रखें, जब आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगले वित्त वर्ष तक रहता है, ठीक है। अब जब आपका वित्त वर्ष समाप्त हो जाता है तो उस समय आप क्या करते हैं कि उस वर्ष के प्रॉपर लाभ हानि करने हैं तो आप द्वारा फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब उस समय में जब नेक्स्ट ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, ठीक है, तो उस समय जो आपका पुराना शेष है वास्तविक खातों का और व्यक्तिगत खातों किसका, सिर्फ वास्तविक खातों का और व्यक्तिगत खातों का शेष ट्रांसफर किया जाता है नहीं, ठीक है। अब उन खातों का शेष निकालने का कार्य किया जाता है, यानी लेखा अवधि की समाप्ति पर वास्तविक और व्यक्तिगत खातों का शेष निकाला जाता है। इन खातों का अंतिम शेष वर्ष का प्रारंभिक शेष बन जाता है, अभी मैंने आपको बता दिया था। अतः इन शेषों को नए वर्ष की लेखा पुस्तकों में लिखने के लिए जो प्रविष्टि की जाती है उसे प्रारंभिक प्रविष्टि यानी ओपनिंग एंट्री कहते हैं। यह प्रविष्टि लेखा वर्ष के आरंभ में की जाती है और प्रारंभिक प्रविष्टि ऐसे की जाती है। देखिए, आप इसमें एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल अकाउंट। देखिए साथियों, ये लेखांकन समीकरण में पढ़ चुके हैं कि असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है और इनका समीकरण किस प्रकार से यानी इनका इक्वेशन कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ये बता रखा है कि जो व्यक्तिगत खाते हैं, ठीक है, अब दो खातों का बैलेंस ही इसमें ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो वास्तविक खाते जिसमें से अब इनमें वास्तविक खाते तो हो जाएंगे, असेट्स और लायबिलिटीज तो आपका हो जाएगा वास्तविक खाता और जो कैपिटल अकाउंट है वो आपका व्यक्तिगत खाता हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए, डेबिट बराबर क्रेडिट का। वो लेखांकन समीकरण में यानी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें पढ़ चुके हैं, आप उस वीडियो को पुनः देख सकते हो। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए कैसे बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। यानी 31 दिसंबर 2004 को नवीन की पुस्तकों में अंतिम शेष इस प्रकार थे। कैसे थे वो देखते हैं। नगद तो था 20,000 का, बीपी था आपका 1,000 का, बैंक में रोकड़ आपका कैसेट बैंक 3,000 का था, फर्नीचर आपका 12,000 का था, लेनदार आपके 21,000 के थे। यानी हॉर्स एंड कार्स आपकी जो राशि ये सॉरी ये मिसप्रिंट हो रही है, ये थोड़ा इसका पिक लेने में कट चुका है, पर वो राशि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बता देंगे अभी आपको। इन्वेस्टमेंट आपका इतने का है, बैंक ऋण है, प्राप्त बिल्स रिसीवेबल है, कैपिटल है, ठीक है। अब जो ये बैलेंस होता है इनका एक बार मैं बता देता हूँ इनका बैलेंस क्या होता है, हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है उसमें बता रखा है। तो जो केस होता है, केस का बैलेंस हमेशा साथियों डीआर होता है और बीपी का बैलेंस क्योंकि लायबिलिटी होती है इसका बैलेंस सीआर होता है। बैंक में रोकड़ है तो आपका बैलेंस डीआर रह जाएगा। फर्नीचर संपत्ति होती है इसका बैलेंस डीआर होता है। जो लेनदार है उसका बैलेंस दायित्व है तो सीआर होता है। और घोड़ा एवं गाड़ी है तो इसका बैलेंस आपके लिए संपत्ति एक तरीके से तो डीआर हो जाएगा। विनियोग इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट आपकी संपत्ति डीआर हो जाएगा। बैंक ऋण है एक तरह से दायित्व है तो सीआर हो जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल है एक तरह से आपकी संपत्ति है तो डीआर हो जाएगा। और कैपिटल है आपका दायित्व है तो एक तरह से सीआर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखें, अगर कोई संपत्ति है तो संपत्ति का बैलेंस हमेशा डीआर होता है, ठीक है, और दायित्वों का बैलेंस हमेशा सीआर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई लॉसेज हो रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, कोई एक्सपेंसेज हो रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, और किसी प्रकार से अगर आपको कोई रेवेन्यू प्राप्त हो रही है या आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको सीआर कर देंगे। अब इसको एक एंट्री के माध्यम से समझते हैं। ये बैलेंस ऊपर बता रखा है आपको, इतना दिन बैलेंस है, ठीक है। अब इसको एंट्री करते हैं। लेखा पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि देनी है, ठीक है। अब जनरल बनाएंगे, जनरल का प्रारूप देख चुके हैं, पुनः देख लेते हैं। जनरल को बनाने से पहले सर्वप्रथम ऊपर जिस कंपनी का नाम है या जो भी संस्थान उसका नाम लिख देंगे, जनरल ऑफ मिस्टर XYZ जो भी हो। फिर डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर लिखेंगे, एलएफ लिखेंगे, एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, ठीक है। फिर अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट में आपको डेबिट अलग आगा अलग होगा तो और क्रेडिट अलग होगा, यानी इनको डिवाइडेड कर देंगे, डेबिट साइड अलग और सीआर साइड अलग, ठीक है। इन दोनों की राशि अलग अलग आएगी। जो इनका बैलेंस होगा उस बैलेंस के सामने अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस वाली कॉलम में आएगी। अगर संबंधित जो भी एंट्री है उसका बैलेंस अगर सीआर है तो सीआर साइड में आएगी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, एंट्री कर रहे हैं यानी ओपनिंग एंट्री है ये। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हॉर्स एंड कार अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेबल, टू क्रेडिटर्स, टू बैंक लोन, टू कैपिटल। देखिए अभी बता चुका हूं कि कौन कौन सी
जो भी ये मदें हैं, इनका बैलेंस कौन-सा होता है, डेबिट किसका होता है, क्रेडिट किसका होता है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में आप देखें, ठीक है। तो केस में आपकी राशि जो भी है वो लिख दी गई 20,000, 3,000, 12,000, 16,000, 15,000, 2,000, ठीक है। ये तो होगा आपका डेबिट साइड का पक्ष, डेबिट साइड का योग। फिर नेक्स्ट में आपके सीआर साइड की बात करें तो बिल्स पेबल आपके 1,000 के हैं, आपके लेनदार 21,000 के हैं, बैंक लोन आपका 18,000 का है और कैपिटल आपके 28,000 की है, ठीक है। तो हमेशा साथियों ध्यान रखें, डबल एंट्री सिस्टम यानी द्विपक्षीय अवधारणा में सीआर और डीआर का बैलेंस हमेशा बराबर होता है। अगर बराबर नहीं होता है तो कहीं न कहीं आपकी एंट्री या तो सही नहीं है या आपने सिद्धांतों का सही पालन नहीं किया है या आपने राशि कम लिखी है। उस संबंध में एक अलग से वीडियो बनाएँगे, रेक्टिफिकेशन एरर के बारे में पढ़ेंगे, जब आपको उस बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है। ये तो हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री ऐसे करते हैं। यदि प्रारंभिक प्रविष्टि करते समय पूंजी नहीं दी गई हो तो कुल परिसंपत्ति में से कुल देयता को घटाकर चिट्ठा समीकरण की सहायता से याद किया जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये स्पेशल बता चुका हूँ मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के माध्यम से। मान के चलो अगर आपके जो भी असेट्स है, आपको कैपिटल नहीं दे रखी है, लायबिलिटीज़ दे रखी है, तो आप असेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कैपिटल प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री की। ऐसी प्रविष्टियां जो माल संबंधी खातों एवं अवास्तविक खातों को व्यापार खाते यानी ट्रेडिंग अकाउंट तथा लाभ हानि खाते यानी पी&एल अकाउंट में ले जाने हेतु की जाती है, उन्हें क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। ये प्रविष्टियां लेखा अवधि के अंतिम मुख्य जनरल में की जाती है। देखिए, अंतिम प्रविष्टियां वह प्रविष्टियां होती है जो माल से संबंधित, खातों से संबंधित एवं जो अवास्तविक खाते होते हैं, यानी जो माल से संबंधित खाते और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उनको सिर्फ उसी वित्तीय वर्ष में उनका अकाउंट्स बना के अंतिम एंट्री करके उनको समाप्त कर दिया जाता है, उनका बैलेंस आगे ट्रांसफर नहीं किया जाता है। जबकि वास्तविक खाते और जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, उनके बैलेंस हमेशा हर साल ट्रांसफर किया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रविष्टियां लेखा अवधि के अंत में मुख्य जनरल में की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? समायोजन प्रविष्टियां भी लेखा अवधि के अंत में मुख्य जनरल में की जाती है, यानी जो आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो लेखा अवधि में आपको पता चलता है कि किस प्रकार की कोई मिस्टेक हो रही है या किस प्रकार से उनका समायोजन करना है, ठीक है। तो उस संबंध में जो भी एंट्री होगी वो हमेशा मुख्य जनरल में ही की जाएगी। व्यापार की सही आर्थिक स्थिति एवं लाभ हानि याद करने के लिए समायोजन प्रविष्टियां करना आवश्यक होता है, ठीक है। अब समायोजन प्रविष्टियों का एक स्पेशल आपका चैप्टर रहेगा, वो काफी बड़ा चैप्टर है और काफी टिपिकल भी है, यानी अकाउंट्स का टोटल निचोड़ ही समायोजन प्रविष्टियों में आता है। अंतिम खाते तैयार करेंगे जब पढ़ेंगे उसको, ठीक है। पहले आपको ये बेसिक चीजें सीखे आप। अब समायोजन प्रविष्टियों के अभाव में तैयार किए गए अंतिम खाते सही स्थिति प्रकट नहीं करते हैं, यानी आप अगर किसी भी अकाउंट्स का आपने शुरुआत में एंट्री कर दी, बाद में सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव होता है। अब लास्ट में आप कंप्लीट उसका समायोजन नहीं करेंगे, समायोजन सहित उसका सुधार नहीं करेंगे, तो आपको वास्तविक लाभ हानि या आपकी जो व्यापार की संपत्तियां हैं, दायित्व है, वो वास्तविक रूप से आपको प्राप्त नहीं होंगे। यानी उसमें जो आर्थिक एक्चुअल स्थिति है, वो एक्चुअल स्थिति आप जान नहीं पाओगे। जब तक आप समायोजन नहीं करोगे, तब तक आपको एक्चुअल आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण समायोजन इसमें इस प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, यानी अदत्त व्यय यानी बकाया खर्चे, ठीक है। अब इनके बारे में मैं जो लेखा शास्त्र का परिचय है उस वीडियो में बता चुका हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्रूड इनकम क्या होती है, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग क्या होता है। फिर भी इनको एक बेसिक नॉलेज के लिए पुनः देख लेते हैं। देखिए, अब इसमें जो समायोजन किए जाते हैं मोस्टली ये एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए किए जाते हैं, पूर्वोदत्त व्यय के लिए किए जाते हैं, उपार्जित आय के लिए किए जाते हैं, अनुपार्जित आय के लिए किए जाते हैं, हार्स एंड डेप्रिसिएशन के लिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। देखते हैं इनको वन बाय वन। आदत वे खर्चे होते हैं जिनका भुगतान आपने खर्चा तो हो गया लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया, ठीक है। पूर्वदत्त खर्चे वे खर्चे होते हैं जिनका खर्चा तो नहीं हुआ है लेकिन आपने उसी वित्तीय वर्ष में पहले ही उसका भुगतान कर दिया, ठीक है। उपार्जित आय यानी ऐसी आय जो आपने कमा ली लेकिन आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। और अनुपार्जित आय ऐसी आय जो आपने कमाई नहीं लेकिन आपको प्राप्त हो चुकी है। और डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पे लगता है, ठीक है, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना रखा है डेप्रिसिएशन वाला। और नेक्स्ट है पूंजी पर ब्याज, यानी जो व्यापार में पूंजी लगाई जाती है मालिक द्वारा या जो पार्टनर होते हैं उनको उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। और आहरण यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, यानी जो भी व्यापारी द्वारा व्यापार से पूंजी निकाली जाती है उसको निजी प्रयोग हेतु निकालते हैं, तो उस पर उसके बदले में व्यापारी को ब्याज देना होता है। इनका समायोजन करना जरूरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें ट्रांसफर एंट्री की। कुछ खाते किसी अन्य खाते के भाग होते हैं परंतु जानकारी के लिए उन्हें अलग खोला जाता है। उदाहरणार्थ जैसे आहरण खाता है, ड्राइविंग्स अकाउंट पूंजी खाते का भाग है, लेकिन स्वामी द्वारा कुल कितना आहरण किया गया है यह जानने के लिए यह खाता खोला जाता है। लेखा अवधि के अंत में
ट्रांसफर एंट्री द्वारा एक खाते के शेष को उस संबंध खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। यानी ट्रांसफर एंट्री में क्या अभी बता रखा है कि जो कैपिटल अकाउंट का ड्राइविंग्स अकाउंट उसका पार्ट होता है, तो उसमें अब जब तक ड्राइविंग्स अकाउंट से ओपन नहीं करेंगे तो ये पता नहीं चल पाएगा कि स्वामी ने व्यापार से कितना पैसा निजी प्रयोग हेतु यूज किया है, ठीक है। तो इस संबंध में ये देखा जाता है कि वर्ष में उसने कितना पैसा विड्रॉल किया है, ठीक है। फिर बाद में उसके शेष को इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन एरर की, यानी कभी-कभी लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा करते समय अशुद्धियां हो जाती है, यानी मानवीय भूल है, मानव है, ठीक है। तो गलतियां हो जाती है, तो उनको सुधार करने के लिए जो एंट्री की जाती है वो प्रॉपर जनरल में की जाती है। अब समायोजन प्रविष्टियां, अंतिम प्रविष्टियां, ट्रांसफर एंट्रियां, अशुद्धि सुधार प्रविष्टियों को अलग से सेपरेट अध्याय में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसके अलावा विविध प्रकार की एंट्री और होती है। अब इसमें है कुछ प्रविष्टियां ऐसी है जो अन्य सहायक बहियों में नहीं की जा सकती, अर्थात उनके लिए कोई विशिष्ट सहायक बही नहीं होती है, अतः उन्हें भी मुख्य जनरल में किया जाता है। अब इनके निम्न एग्जांपल्स है, देखिए। यानी जो बैड डेब्ट्स है उनकी एंट्री भी प्रॉपर जनरल में करेंगे। स्थायी संपत्तियों का उधार पर करेंगे तो उनकी भी एंट्री होगी। माल चोरी हो जाता है यानी गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, माल दान में दे देते हैं या स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु माल निकालते हैं या माल की अग्नि से हानि या बाढ़ से हानि जो भी हो जाती है, उनकी एंट्री मुख्य जनरल में की जाती है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। निम्न व्यवहारों से मुख्य जनरल में एंट्री देनी है। अब इसमें मेसर्स अरविंद ब्रदर से फर्नीचर खरीदा, जो राशि है वो क्या है कि पिक लेने में कट चुकी है, पर वो एंट्री में आ जाएगी। पुरानी मशीन गोपाल को बेची, व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु माल निकाला, ठीक है, माल दान में दिया। 3,000 रुपये का बीमित माल जल गया, बीमा कंपनी ने 25 रुपये का दावा स्वीकार किया है, मैंने 1500 का लॉस हो गया। कारण खाते का अंतिम शेष 5,000 रुपये का था, वेतन के 2,000 रुपये बकाये थे। अब इसमें प्रॉपर जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री देनी है, ठीक है। देखिए साथियों, अब जनरल बनाएंगे। जनरल का प्रारूप ऐसे सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन पुनः इसको देखते हैं। अब इसमें 5 कॉलम होते हैं टोटल। एक डेट होता है, एक पर्टिकुलर होता है, एक लेजर फॉलो नंबर होता है, अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। यानी जो आपका क्रेडिट जो सीआर वाला है वो लास्ट में आएगा, डेबिट उससे पहले आएगा। अब इसमें डेट में लिखेंगे, सर्वप्रथम वर्ष लिख देंगे, फिर उसके मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, ठीक है। अब पर्टिकुलर में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करना मैंने आपको बता दिया कैसे एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी मेसर्स अरविंद ब्रदर से फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अब फर्नीचर की एंट्री हो जाएगी, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करें और जो जो भी वस्तु या पैसा व्यापार से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। अकाउंट्स के नियम पढ़ चुके हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अरविंद ब्रदर्स, ठीक है। अभी नीचे नरेशन लिख देंगे, ये एंट्री किस पर्पज के लिए हुई है, ठीक है। अब इसमें राशि आ जाएगी आपकी 5,000 रुपये। ये राशि मिस प्रिंट थी, ये दिख नहीं रहे, तो इसमें 5,000 रुपये की राशि है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी गोपाल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी अब इसमें क्या कर रहा है, पुरानी मशीन गोपाल को बेची, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी 3,000 की। नेक्स्ट स्टेप ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी माल निकाला है निजी प्रयोग हेतु, कितने का निकाला, 2,000 का। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, दान में माल दिया, ठीक है, 500 का। नेक्स्ट है आपका माल 3,000 रुपये का माल था आपका, सॉरी इसमें दोबारा पुनः देख लेते हैं। यानी 3,000 रुपये का माल था आपका, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा 2500 स्वीकार किए गए, तो इसमें लॉस हो जाएगा 500 का, लॉस बाय फायर। तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी 2500 रुपये तो कंपनी आपको दे रही है, 500 रुपये लॉस बाय फायर कर देंगे, ये पेंडल में ट्रांसफर हो जाएगा और जो आपका माल है वो 3,000 का, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइविंग्स अकाउंट, यानी जो आपका ड्राइविंग्स अकाउंट का बैलेंस है 5,000 का है, ठीक है। और लास्ट में आपकी बकाया सैलरी है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट कर देंगे, कितने से 2,000 से। तो डेबिट और क्रेडिट का योग मिल चुका है 20,500 20,500। अब लास्ट में देखते हैं, लास्ट एग्जांपल आपका ये इंपॉर्टेंट है, यानी सहायक बहियों के रूप में देखें तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से देखें। यानी निम्नलिखित व्यवहारों से राकेश कुमार दिनेश कुमार की जो सहायक बहियां, इसमें क्रय बही है, विक्रय बही है, क्रय वापसी बही है और सेल्स रिटर्न बुक है, वो मुख्य जनरल आपको तैयार करनी है, 500 बहियां तैयार करनी है। अब इसमें देर का है कि नवंबर 2005 को, यानी 1 नवंबर 2005 को लक्ष्मी फर्नीचर कंपनी से खरीदा। क्या क्या खरीदे, 50 मेजें खरीदी है 150 रुपये प्रति मेज की दर से, 140 कुर्सियां खरीदी है 125 रुपये प्रति कुर्सी की दर से, और व्यापारिक बट्टा इन पर 5% दिया गया। विजय की संख्या इतनी है। अब आप इसको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हो। आप जो भी राशि दे रखी है वो इसमें जो भी वस्तुएं खरीदी है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब इनको हल करते हैं, पहले कैसे करते हैं, ठीक है। अब सर्वप्रथम आप परचेज बुक तैयार करेंगे। ऊपर पहले वीडियो में स्टार्ट में देख चुके हैं कि परचेज बुक का प्रारूप कैसा होता है, सेल्स बुक का कैसा होता है, ठीक है। आई मीन लगभग इनका सेम ही होता है प्रारूप। अब इसमें सर्वप्रथम परचेज बुक बनाएंगे, तो बुक्स ऑफ राकेश कुमार दिनेश कुमार की, ठीक है। परचेज बुक बनाएंगे, डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, लेजर फोलियो आ जाएगा। अमाउंट में इसमें डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम नहीं होता, इसमें डिटेल्स पर लास्ट में टोटल आता है, ठीक है।
आपने 1 नवंबर 2005 को क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, कितना माल खरीदा है, उसका पूरा विवरण इसमें आ जाएगा। तो सर्वप्रथम डेट में लिखेंगे, वर्ष लिख देंगे, फिर मंथ लिख देंगे, फिर तारीख लिख देंगे, ठीक है। अब पर्टिकुलर में यहाँ पे एंट्री नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ जो भी आपने माल खरीदा है, कितना माल खरीदा है, कितनी यूनिट्स खरीदी है, कितनी दर से खरीदी है, उसमें कितना % आपको डिस्काउंट दिया गया है, जो पूर्ण विवरण आप लिख देंगे और आपका इनवॉइस नंबर कितना है, वो सब इसमें लिख देंगे। तो लक्ष्मी फर्नीचर्स के द्वारा ये माल खरीदा गया मुझसे, तो इसमें 50 टेबल खरीदी गई है 150 के हिसाब से, 40 कुर्सियां खरीदी गई है 125 के हिसाब से, यानी एट द रेट कर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ विवरण आपको इसमें लिखना है पर्टिकुलर में, और जो लेस आपको अगर डिस्काउंट दिया गया तो डिस्काउंट को लेस कर देंगे, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये तो आपका इनवॉइस नंबर आ गया, अगर कोई लेजर फॉलियो नंबर है तो लिख देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब डिटेल्स में आपको लिखना है, 50 इंटू 150 करेंगे तो आपका 7500 रुपया हो गया। इसी तरीके से 140 इंटू 125 करेंगे तो आपके 17,500 रुपया हो गया। कितना हो गया? 17,500 रुपया हो गया। अब इनका टोटल करेंगे नीचे, 25,000 हो गया, ठीक है। ये टोटल आपको पहले तो अंडरलाइन करके यहाँ ये डिटेल्स वाली कॉलम में करना है, 25,000 कर दिया। उसके पश्चात में अगर किसी प्रकार का कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट है, कोई लेस करना है, तो राशि को लेस कर देंगे। 25,000 में ये आपका 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, 1250 रुपये 5% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के पश्चात जो एक्चुअल राशि होती है, नेट राशि होती है, अमाउंट होती है, वो 23,750 रुपये आपकी आ गई, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो ट्रांजेक्शन है, बंसल फर्नीचर लिमिटेड से ये इतना खरीदा है, 400 टेबल है, 80 की है, 300 चेयर है, 75 की है। जो सेम प्रक्रिया ऊपर इनको मल्टीप्लाई करके अपनाएंगे, सेम प्रक्रिया इसमें ऐसे अपना देंगे, ठीक है। अब इनका टोटल आ चुका है, ठीक है। परचेज आपने माल 4 प्रकार का माल आपने परचेज किया, ठीक है। अब लास्ट में जब ये आपकी क्रय बही कंप्लीट हो जाएगी, टोटल आप परचेज माल कर रहे हो उधार, तो उस समय में इसको बंद करने हेतु आपको यहाँ पे परचेज परचेज अकाउंट लिखना होगा, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लाइन खींच के, ठीक है। परचेज अकाउंट लिखेंगे और जो इसका बैलेंस होता है वो डीआर होता है, तो परचेज अकाउंट लिख देंगे और आगे लिख देंगे डीआर। और जो टोटल है, दोनों राशियां हैं, जितनी भी आप जितना भी माल खरीद रहे हो, कितने भी ट्रांजेक्शन आपके हो सकते हैं, 10, 20, 30, 50, हजारों, कितने हो सकते हैं, जितने भी उनका टोटल लगा के आप टोटल लिख देंगे राशि को। तो 78,250 रुपये टोटल आ गया, और उसके टोटल के सामने लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह सेल्स बुक का भी सेम होता है, सेल्स बुक का भी डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर सेम प्रारूप है, कितना माल बेचा है, आपने कितनी दर से माल बेचा है, कितनी इकाइयां बेची है, इनवॉइस नंबर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, अगर लेस करना जो भी चीजें वो लेस कर देंगे, टोटल आ जाएगा। टोटल के सामने आपको सेल्स अकाउंट सीआर लिख देंगे, और जो टोटल राशि है वो यहाँ पे मिसप्रिंट है, वो टोटल राशि आ जाएगी। इसी तरीके से परचेज रिटर्न बुक है, आपने जो क्रय वापसी में वापसी माल गया है, ठीक है, वो टोटल कर देंगे, जो भी डिस्काउंट है सेम, इसमें चारों बहियों में सेम प्रक्रिया आ जाएगी। अब बात करें प्रॉपर जनरल की, ठीक है। या क्रय बही का प्रारूप तो ऐसा होता है, टोटल लगाने के पश्चात में जो भी उसका बैलेंस होता है, तो जैसे सेल्स रिटर्न का, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख देंगे और डेबिट लिख देंगे राशि टोटल करने के पश्चात में। अब लास्ट में प्रॉपर जनरल की बात करें, तो प्रॉपर जनरल में ये कह रखा है आपको कि कार्यालय का डुप्लीकेटर खराब होने के कारण रमेश को 29 रुपए में बेचा, 1500 रुपए का माल दूषित होने के कारण रजनीश फर्नीचर मार्ट से वापस आ गया, जमा पत्र संख्या इतनी है, 6,000 रुपए का माल बाढ़ के कारण नष्ट हो गया, सुरेंद्र से ऋण वसूली पर डूबत ऋण 2,000 रुपए प्राप्त होते हैं, और 1500 रुपए का माल जो फ्री सैंपल के रूप में बांटा गया। अब इसकी प्रॉपर जनरल में एंट्री करते हैं। ऊपर तो कर चुके हैं सहायक बहियों के रूप में, यानी सहायक बहियों में तो किस प्रकार से करते हैं वो आपके सामने है, वो अभी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब प्रॉपर जनरल में एंट्री होती है, वो एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। यानी प्रॉपर जनरल में अगर जो सहायक बहियों के अलावा अगर उनमें एंट्री नहीं की जाती, उसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी मध्य होती है, उसका लेखा प्रॉपर जनरल में ही किया जाता है। अब प्रॉपर जनरल में जनरल बना लेंगे, डेट बनाएंगे, पर्टिकुलर लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें एंट्री में डेट में पहले वर्ष लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। अब पहली एंट्री है रमेश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट, यानी फॉर ओल्ड डुप्लीकेटर सोल्ड टू रमेश, यानी पुराने जो भी डुप्लीकेटर है उसको हम इसको बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 29 रुपए में, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉस बाय फ्लो टू परचेज, माल आग से सॉरी बाढ़ से नष्ट हो गया, किससे कितने रुपए का हुआ, 6,000 का हुआ है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, ठीक है। तो ये फॉर बैड डेब्ट्स ऑन रिकवरी फ्रॉम सुरेंद्र 2,000 की आ गई, ठीक है। लास्ट में आपने फ्री सैंपल है नमूने के रूप में माल को दान में दिया है, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। क्या फॉर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी मुफ्त नमूनों के रूप में आपने माल को बांटा है ग्राहकों में, लोगों में, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। 1500 रुपए की राशि से टोटल कर लेंगे डेबिट और क्रेडिट का, तो 12,400, ठीक है। तो आपकी ये तो होगी प्रॉपर जनरल, ये हो गई आपकी सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। इसमें जो टोटल लगाएंगे, टोटल के सामने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे। इसी तरीके से परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न अकाउंट में शेयर कर देंगे,
और आपके सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट सीआर कर देंगे और जो परचेज़ बुक है उसमें परचेज़ अकाउंट डेबिट कर देंगे एंड टोटल राशि के सामने। ये तो हो गया आपके सहायक भैया और प्रॉपर जनरल। साथियों ये आपका चैप्टर यानी आपका यूनिट है सहायक भैया वाला कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें पढ़ चुके हैं कि सहायक भैया क्या होती है, यानी सहायक भैया क्यों बनाई जाती है और मुख्य प्रॉपर जनरल क्यों बनाई जाती है, छोटे व्यापारी के द्वारा सहायक भुइयाँ क्यों नहीं बनाई जाती, जबकि बड़े व्यापारी द्वारा सहायक भुइयाँ क्यों रखी जाती है, सहायक भुइयाँ कौन-कौन सी होती है, इनके कौन-कौन से प्रकार होते हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं और जो सहायक भुइयों का प्रारूप है, वो कैसे तैयार किया जाता है और इनमें किस प्रकार से लेखांकन किए जाते हैं, किन प्रकार से मदों को रखा जाता है, मदों का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इनका जो अंतिम शेष निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है? आदि चीज़ें डिटेल से पढ़ चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को या साथी को कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरीज़ हो, तो मुझे कमेंट करके बताएँ, ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।